त्वरण, एक्सेलरेशन। किसको कर रहा है? एक्सेलरेशन या त्वरण। वेग जो है ना, वेग वो सदिश राशि है कि अदिश राशि? सदिश राशि। हमको ये बताइए कि वेग विस्थापन पे डिपेंड करता है या दूरी पर? विस्थापन पर। और विस्थापन पर डिपेंड करता है, इसी चलते यह सदिश है, क्योंकि दूरी क्या होती है? अदिश। दूरी क्या है? अदिश राशि। तो दूरी अगर अदिश राशि है तो चाल क्या है? अदिश राशि। चाल अदिश राशि है तो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल का फार्मूला पूछ रहा हूँ, यूनिट नहीं पूछ रहा हूँ। स्पीड का फार्मूला, चाल का फार्मूला क्या होता है? बोलिए। हाँ, स्पीड का डिस्टेंस बाई टाइम, दूरी बटा समय। ठीक है। और वेग का, वेलोसिटी का क्या लिखेंगे? बिल्कुल, विस्थापन बटा। बल सदिश राशि है अदिश राशि? बल क्या है? सदिश राशि। कार्य क्या है? कार्य सदिश है कि अदिश है? मैंने सब मिक्स कर जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। कार्य जो है अदिश राशि। क्या है? भौतिक राशियां, उनको दो तरह से हम व्यक्त करेंगे। एक जिनमें दिशा और परिमाण दोनों हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, और एक जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, मतलब केवल परिमाण हो। जिसमें केवल परिमाण है वो क्या है? अदिश राशि। और इसको व्यक्त करने के लिए दिशा परिमाण दोनों चाहिए, वो क्या है? सदिश राशि। तो कार्य क्या है? अदिश राशि। ताप क्या है? अदिश राशि। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि। ठीक है। ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है? क्या होता है? आधारी राशियां कितनी हैं? आधारी राशियां कितनी होती हैं? पहले पाठ में पढ़ना है। बोलो, ठीक बोल रही थी, बोलो। 7 होती है। क्या होती हैं? 7 अजूबे इस दुनिया में। 7 अजूबा याद रखिए। 7 अजूबा से 7 भौतिक राशि होगी। तो भौतिक राशियां, आधारी राशियां कितनी हैं? 7। नहीं, भौतिक राशियों को भी 2 भाग में बांटते हैं, या तो आधारी है, नहीं तो व्युत्पन्न है। क्या है? व्युत्पन्न। बेसिक है, नहीं तो डिराइव्ड है। नहीं, और 2 और भी राशियां होती हैं, उनको बोलते हैं संपूरक राशि। कौन सी राशि? संपूरक राशि। कौन कौन है पता है? समतल कोण और घन कोण। समतल कोण और घन कोण, ये जो है ना संपूरक राशि। तो आधारी राशियां कौन है? 7 है। कितनी है? 7। जिसमें आपका लंबाई भी है, तापमान भी है, पदार्थ का द्रव्यमान भी है, ऐसे करके है ना। ज्योति तीव्रता भी है। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रा क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? ये पूछेगा एग्जाम में। अभी आप एग्जाम में बैठने वाले हैं, साइंस नहीं ना हुआ है तो पूछेगा। ठीक है। हाँ, जो भी हो, साइंस का जब एग्जाम होगा पूछेगा। उसके बाद हमको ये बताइए कि समतल कोण जो है उसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? समतल कोण का रेडियन, और घन कोण का स्टेरेडियन। ठीक है। तो 2 जो है वो संपूरक राशि होती हैं। उसके बाद हमको बताइए कि दाब जो है उसका मात्रा क्या होता है? दाब का मात्रा पास्कल होता है। एफपीएस मात्रकों की एक पद्धति है। क्या नाम है? एफपीएस। क्या पूरा नाम है एफपीएस? फुल पाउंड की फुट पाउंड? फुट पाउंड सेकेंड। इसका मतलब ये है, सबसे पहले क्या, फुट किसका मात्रक हो गया? लेंथ। नहीं, लंबाई का मात्रक क्या हो गया? फुट। और पाउंड क्या हो गया? द्रव्यमान का। और टाइम का सेकेंड। नहीं, एमकेएस पद्धति का क्या मतलब है? एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो उसमें लंबाई का मात्रा क्या हुआ? और द्रव्यमान का? और समय का? वो तो समय के लिए तो कोई समस्या ही नहीं। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करते हैं? मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? कितना से? 60 से गुना करते हैं। देखिए, बड़ी मात्रा को, बड़े यूनिट को जब छोटे में बदलते हैं तो जो भी नियम होगा मल्टीप्लाई करते हैं, जितना से करना पड़े। और अगर छोटे यूनिट को बड़े में बदलना, छोटे को बड़े में, तो डिवाइड करते हैं। ठीक है।
मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो क्या करें? मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो कितना से? 1000 से नहीं, 1000 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो 1000 से भाग करेंगे, और अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना तो क्या करेंगे? कितना से? 1000 से। 4 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में बदलना है, क्या करेंगे? कितना से गुना करेंगे? 100 से, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। ठीक है, बता दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। त्वरण जो है वो वेग परिवर्तन की दर है। हम लोग त्वरण का फार्मूला A = v - u/t लिखते हैं। v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमको एक नियम पढ़ना था, 3 नियम पढ़ना था। गति के 3 नियम थे, हम पिछले उसमें बताए थे क्लास में कि पहला जो रूल है मोशन का, उससे हमको बल की परिभाषा मिलती है और जड़त्व की परिभाषा मिलती है। ठीक है, अब गाड़ी रुकी हुई है और अचानक से चल पड़ती है तो हम झुकते किधर है? पीछे की तरफ झुकते हैं। ये कौन सा जड़त्व है? जड़त्व 2 तरह का है ना, कौन कौन? विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। अब गाड़ी रुकी हुई है, अचानक से खुल गई तो हम झुके पीछे की तरफ, तो ये कौन सा जड़त्व है? का उदाहरण है, विराम का कि गति का? विराम का। ऐसा क्यों हुआ? पूरा शरीर विराम में था, गाड़ी चली तो नीचे वाला हिस्सा हमारा गतिमान हो गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है वो विराम के जड़त्व के कारण विराम में बना रहा। इस कारण से हम झुक गए पीछे की तरफ। अब गाड़ी चल रही है और ब्रेक लगाते हैं तो झुकते किधर है? ऐसा हो सकता है क्या कि ब्रेक लगाए हम झुक जाए पीछे की तरफ? नहीं हो सकता है, चाह के भी आप नहीं कर सकते। तो ये जड़त्व का कौन सा है एग्जाम्पल? गति का जड़त्व। ये गति का जड़त्व है, क्योंकि पूरा बस गति में है और ब्रेक लगी है तो बस आया रेस्ट में, तो नीचे वाला हिस्सा हमारा रेस्ट में आया, ऊपर वाला जो है गति के जड़ के कारण उसी के साथ गतिमान बना रहा। नहीं, तो हम झुक गए किधर? आगे की तरफ। आपको ये बताइए कि खिलाड़ी जो है जब किसी बॉल को कैच लेता है, गेंद को, तो वो क्या करता है? हाथ को ऐसा वो क्यों करता है? ऐसा वो क्यों करता है? टाइम बढ़ाना, फोर्स कम करना, ये क्या? संवेग परिवर्तन की दर हम लोग पढ़े थे। नहीं, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ में ना था, वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था, उसमें है कि संवेग को जो है उसका जो वेट है वो कम कर, नहीं समय ज़्यादा देकर, टाइम तो ज़्यादा ले रहा है ना, टाइम कम कहाँ ले रहा है? टाइम कम का मतलब है कि तुरंत उसको पकड़ लेता, वो तो वक्त और ले रहा है, चाहे 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड ज़्यादा ले, बॉल को पीछे तरफ खींच रहा है, मतलब संवेग वहाँ पे वो धीरे धीरे कम कर दे रहा है। नहीं, इस कारण से उसको चोट कम लग रहा है। हम लोग पढ़े थे कि जूडो कराटे वाले जो टाइल्स लगी होती है उसको एक बार में तोड़ देते हैं। क्या कारण था इसमें? इसमें था कि वो संवेग कम करके बल पूरा एक ही जगह लगा रहा है और इसी जो है झटके से वो टाइल्स टूट जाता है। इसमें इसके लिए वो काफ़ी तेज गति का इस्तेमाल करता है। साधारण धीरे से अगर आप मारिएगा तो नहीं टूटेगा। उसके बाद हम लोग वो बंदूक से जो गोली दागते हैं तो पढ़े कि अगर पत्थर फेंकते हैं तो पूरा शीशा टूट जाता है, लेकिन बंदूक से जो गोली दागी गई है उसमें सुराख सा होकर निकल गया और शीशा टूटा नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब बंदूक से गोली निकली, एक तो उसका वेग बहुत ज़्यादा था, नहीं, और शीशे के संपर्क में जब वो आया, गोली आई तो काफ़ी कम समय के लिए, नहीं, और वहाँ पे वो पूरा बल लगा, झटके से जो है उतना हिस्सा उसका टूट गया। जब पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर और शीशे के बीच में जो संपर्क का समय है वो गोली की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसका वेग उनकी अपेक्षा काफ़ी कम है गोली की अपेक्षा। अब ये इस कारण से जो है पूरे शीशे पर टाइम मिल जाता है उसको बल लगाने का, और शीशा क्या होता है? चकनाचूर हो जाता है, नहीं, या फिर दरार पड़ जाता है उसमें। आप कभी कभी बस में देखे होंगे कोई शरारती तत्व जो है पत्थर ईंटा अगर फेंक देता है तो पूरा शीशे में दरार रहता है, किसी कार में देखे होंगे, उस पर लोग
स्टिकर वगैरह लगा के अपना किसी तरह इज्जत बचाते हैं, तो बदले में तो बहुत पैसा लगता है। ये तमाम चीज़ें हैं। आप बताइए कि अगर ये गैलीलियो गैलीली कहाँ थे? गैलीलियो गैलीली वैज्ञानिक थे ना, कहाँ के थे? इटली। और न्यूटन कहाँ के थे? इंग्लैंड। दूसरे लोग बार बार रिपीट कर रहे थे न्यूटन का, गैलीलियो के बदले में न्यूटन ही बोल रहे थे। गैलीलियो थे इटली के और न्यूटन थे इंग्लैंड के। अरस्तु कहाँ के थे? ग्रीस के। अरस्तु कहाँ के? ग्रीस के, यूनान के, ग्रीस के। ठीक है, ये याद रखिएगा। जड़त्व के नियम को किसके सम्मान में उनका नियम कहा जाता है? जड़त्व के नियम को और किस नाम से जानते हैं? जड़त्व के नियम को गैलीलियो के जड़त्व का नियम कहा जाता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इस बारे में उन्होंने दिया था, इसलिए उनके सम्मान में गैलीलियो का जड़त्व नियम कहा है। ठीक है, लेकिन जड़त्व की परिभाषा मिलती किससे है? न्यूटन के पहले गति नियम से। न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या है? बिल्कुल आसान है। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोलिए? प्रत्येक क्रिया की बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, नहीं, इसको हम न्यूटन का तीसरा लॉ कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा कि संवेग जो है ना, अगर एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से मान लीजिए वस्तु टकरा जाती है, एक गेंद है, हॉकी स्टिक है, हम फील्ड में खेलते हैं और उसको जो है हॉकी स्टिक से गेंद को मारते हैं, तो गेंद और हॉकी स्टिक जो टकराई है ना, टकराने से पहले का जो संवेग है वो दोनों के टकराने के बाद के संवेग के बराबर है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जो हम फार्मूला में लिखते हैं कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये u1 u2 क्या है? टकराने से पहले जो गेंद है उसका वेग और जो हॉकी स्टिक है उसका वेग। नहीं, m1 m2 क्या है? उसे हॉकी का जो बॉल है उसका जो है द्रव्यमान और हॉकी स्टिक का द्रव्यमान, और v1 v2 क्या है? टकराने के बाद का वेग, किसका? बॉल का भी और हॉकी स्टिक का, या जो भी वस्तु में टकराती है उनकी। तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। इसको हम लिखते हैं m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू क्या? m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हम अभी पूछे थे कि कार्य सदिश से गति से, तो आप बोले थे क्या है? अदिश। कार्य किसे कहते हैं? कोई पूछे तो क्या जवाब है? कार्य कहते किसे हैं? बल और बल के अनुप्रयुक्त बिंदु द्वारा, नहीं, बल के द्वारा, बल की दिशा में तय की गई जो दूरी है उसको हम बल के द्वारा किया गया कार्य कहते हैं। ठीक है, हम जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि कार्य हो ही जाए, क्योंकि हम अगर दीवार पे बल लगा रहे हैं और दीवार में किसी तरह का कोई मूवमेंट विस्थापन नहीं हुआ, उसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, आकृति परिवर्तन नहीं हुआ, बल तो लग रहा है, कार्य नहीं हुआ। हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कार्य जो है वर्क, उसका फार्मूला होता है W इक्वल टू Fs cos थीटा, और ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हुए हैं cos 90 का वैल्यू होता है 0। क्या होता है? 0। अब एक चीज़ देखिए कि बहुत भारी सा बोझ उठा के हम खड़े हैं सर पे, ठीक है, तो हम तो जमीन पे लंबवत खड़े हैं ना, बोझ उठाए हुए माथे पर, तो थीटा कितना बना रहे हैं जमीन के साथ? 90 बना रहे ना, ऐसे 90 बन रहा है, थीटा 90 हो गया। जब हम फार्मूला डालते हैं Fs cos थीटा, तो बल चाहे जितना लगा रहे हो, हम कुछ दूरी भी तय कर रहे हो, लेकिन अगर उस पर थीटा जो हमारा 90 डिग्री बन रहा हो, तो Fs cos थीटा फार्मूला जब डालेंगे तो हमारा कार्य कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 आएगा, तो हमारा रिजल्ट अंततः क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसके अलावा हम लोग जिक्र किए थे बल वाले पार्ट में कि वो दो तरह का होता है, संतुलित बल और असंतुलित। हुआ था ना, संतुलित बल और असंतुलित। ये संतुलित बल क्या है? जब वस्तु पे कोई बल लगा और बल उस वस्तु में त्वरण अगर उत्पन्न हुआ तो वो हो गया असंतुलित बल। और हम आपको ऐसे बताए थे कि अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 आया, परिणामी बल 0 आया, तो वो बल लगा संतुलित।
और अगर परिणामी बल शून्य नहीं आया, जीरो नहीं आया, तो बल कहलाएगा असंतुलित, अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस्ड। ये परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स को हम समझाए थे वो रस्सी वाला एग्जांपल देकर के कि दो टीम है, एक दूसरे की तरफ रस्सी खींचा हो रहा है, रस्सी खींच रही है लोग, और दोनों टीम जहां है जो लाइनिंग पे खड़ी है उसे टच से मस कोई नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जितना बल टीम ए के द्वारा लग रहा है उतना ही बल टीम बी के द्वारा लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए दोनों में कोई चेंजिंग स्थान परिवर्तन किसी का नहीं हो रहा है। इसका मतलब रिजल्ट क्या है? जीरो है। तो बल कौन सा लग रहा है? संतुलित बल लग रहा है। कौन सा? संतुलित बल लग रहा है। और अगर कोई टीम किसी टीम को अपनी तरफ खींचती है तो वहां बल कौन सा लग रहा है? असंतुलित। ठीक है, तो ये चीज आ सकता है कि संतुलित बल से क्या समझते हैं, असंतुलित बल से क्या समझते हैं। उसी में था दूरी पर क्रिया बल, है ना, और स्पर्श बल। पता नहीं भी कहीं स्पर्श बल में क्या था? स्पर्श बल का एग्जाम्पल था ना, तो क्या था? अविलंब बल, है ना, कि टेबल पे हम एक मेज पे रखे हुए हैं बुक, किताब रखे हुए, तो जो बल है अविलंब बल, लंबवत लग रहा है, वो अविलंब बल कार्य कर रहा है। और क्या? पेशीय बल भी स्पर्श बल है। हम किसी चीज को उठाते हैं तो बिना स्पर्श की तो हमारी मांसपेशियां वहां पे नहीं लगती है ताकत उसका, तो वहां पे वो भी क्या है? स्पर्श बल है। इसके अलावा घर्षण बल, घर्षण बल क्या है? स्पर्श बल है ना, क्योंकि दो वस्तुएं आपस में जब स्पर्श में आती हैं और एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बल लगाती हैं, उसी को हम घर्षण बल कहते हैं। फिर उसमें हम घर्षण का फायदा नुकसान भी पढ़े थे। ये भी पढ़े थे कि घर्षण कम कर रहे हैं तो क्या करेंगे और घर्षण बढ़ाना है तो क्या करेंगे, क्या नुकसान है उसमें हम पढ़े थे कि भाई अगर जूते का सोल घिस गया, कपड़ा अगर घिस गया, फट गया, हाँ, टायर चक्का जो है उसका टायर जो है साइकिल का या मोटरसाइकिल का वो अगर घिस गया तो समझिए क्या है? नुकसान है। फायदा क्या है? घर्षण का फायदा क्या है? घर्षण के कारण चल पाते हैं, घर्षण के कारण हम लिख पाते हैं। अगर पैर में जूता पहने हैं और हमारे पैर में कपड़ा पहने और हमारे शरीर में कपड़ा है, अगर ये घर्षण के कारण है। अगर घर्षण नहीं होता तो कपड़ा रहता नहीं। ठीक है, चल पाते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो वही चलना ही है कि घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। हम केले के छिलके का एग्जाम्पल दे सकते हैं। छिलका अगर आप फेंक देते हैं, पैर हमारा स्लिप कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि हमारे और जमीन के बीच का जो घर्षण है वो केला का छिलका जो है इतना सॉफ्ट है कि वो घर्षण को कम कर देता है और हम चल नहीं पाते। नहीं, या फिर टाइल्स लगा हुआ है और उस पर देखिए कोई सांप अगर आ गया कहीं से, तो जिनके घर में टाइल्स बाहर लगा हुआ है, सांप जो है कितना भी घूमता है बहुत कम उसमें मूवमेंट होता है, वहीं पर रहता है, भाग नहीं पाता है। अब वहीं अगर उसको देखिए खेत में हम सांप को भागते हुए देखते हैं, बिजली की रफ्तार से भागता है, उतना तेज। बात समझ रहे? तो रफ सरफेस है तो तेज चल पा रहा है, और सरफेस बहुत स्मूथ है तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम है, तो वहाँ पे चलने में कठिनाई होती है या नहीं चल पा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं, इन सबको जो है रिवाइज कर लेना है साइंस के एग्ज़ाम के लिए। और आज का एग्ज़ाम किस चीज़ का है? हिंदी और उर्दू का है। नहीं पता नहीं उर्दू में आप क्या पढ़े हैं, क्या क्या लिखे। बच्चे सब कह रहे थे कि उर्दू का कंटेंट है नहीं।